हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में जो हम लेकर के आ चुके हैं कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 विषय जो आपका व्यवसाय अध्ययन का क्वेश्चन पेपर आने वाला है एमपी बोर्ड में, उसका पूरा का पूरा आपका दिनांक 2 जनवरी 2023 का फुल क्वेश्चन पेपर छात्रों इस वीडियो में हम लेकर के आ चुके हैं। तो यकीन मानिए छात्रों, इस वीडियो को देखने के बाद आप पेपर में गर्दा उड़ाने वाले हो, टॉपर आप ही बन के निकलने वाले हो। बस इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। यदि आप पढ़ाई को लेकर सीरियस है और आप पूरे का पूरा क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको संपूर्ण क्वेश्चन पेपर बताया जाएगा विथ सॉल्यूशन। छात्र पूरे यूट्यूब पर आपको इस तरीके से वीडियो नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, और इस वीडियो को दिल से लाइक कीजिए अभी तक नहीं किया तो, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरीके से सभी पेपर्स आपके जो अपलोड होंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर रोल नंबर ऊपर दिया जाता है, इस तरीके से रोल नंबर मिलेगा। यहाँ पर आपको भरना होगा। देखिए इस तरीके से यहाँ आपको पेपर कोड मिल जाएगा जिसका सेट ए है आपका। यहाँ पर आपको देखिए कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 व्यवसाय अध्ययन आपका पेपर कोड यहाँ पर दिया गया है इस तरीके से। माध्यम है आपका हिंदी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुल प्रश्नों की संख्या आपको 23 देखने के लिए मिल जाएगी और 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा जो सभी पेपर्स में आपको दिया जाता है। और उसके पश्चात आपको पूर्णांक यहाँ पर देखिए छात्रों 80 अंक का है। 80 अंक का ये पेपर है। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके 80 में से 80 अंक आए और आपका एक भी नंबर ना कटे, फुल नंबर आप लेकर आओ, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए क्योंकि इस वीडियो में संपूर्ण क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन आपको बताया जा रहा है। तो चलिए देख लेते हैं हम क्वेश्चन पेपर। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर निर्देश दिए रहेंगे कि आपको देखिए सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। ये आपके देखिए सभी पेपर्स में इक्वल रहते हैं, हम इस पर ध्यान नहीं देंगे। हम सीधे बढ़ेंगे क्वेश्चन पेपर की तरफ और आपको बताएंगे आपका पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन। तो देखिए छात्रों, यहाँ पर मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि इसके ओटी मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके जो रहते हैं सत्य असत्य सही विकल्प पर खालिस्तान वाले, वो आपको कहाँ मिलेंगे। इस वीडियो में आपको देखिए इसके लॉन्ग क्वेश्चन बताने वाला हूं जो 110% आपके क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं आपके 2 जनवरी के पेपर में। और लास्ट में बताऊंगा कि आप इसका पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर पाएंगे फुल पेपर का। तो चलिए शुरू करते हैं। और ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन आपको वही मिलेंगे जहां मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आएगा आपको, व्यवसाय का अर्थ बताइए। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको बता रहा हूं तो व्यवसाय का अर्थ आपको बताना है। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपको लिख देना है कि व्यवसाय का अर्थ एक ऐसा धंधा है, व्यवसाय का अर्थ एक ऐसा धंधा है जिसमें धन के बदले वस्तुओं का अथवा सेवाओं का उत्पादन और विक्रय और विनिमय होता है। यह नियमित रूप से किया जाता है तथा इसे लाभ कमाने के उद्देश्य से देखिए इस तरीके से किया जाता है। खनन, उत्पादन, व्यापार, परिवहन, भंडारण, बैंकिंग तथा बीमा आदि व्यावसायिक क्रियाओं के उदाहरण है। यह आपके क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। देखिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये पूरा का पूरा पेपर आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका है व्यवसाय का अर्थ आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा। तो इसको आपको अच्छे से तरीके से तैयार कर लेना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आपको स्क्रीनशॉट इनका लेते चलना है। इसके पश्चात देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आएगा कि उद्योगों के विभिन्न प्रकार क्या है। उद्योगों के प्रकार क्या है आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए कुछ इस तरीके से आपको उद्योगों के प्रकार उद्योगों के 3 श्रेणी में विभाजित किया गया आपको बताना है। पहला प्राथमिक उद्योग। ये देखिए ये वे उद्योग होते हैं जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों की खनन और उत्पादन तथा पशु एवं वनस्पतियों के विकास से है। ये आपको पहले प्रश्न का आंसर लिख देना है। इसके बाद सेकंड पॉइंट आपको इसका लिखना है द्वितीयक या माध्यमिक उद्योग। तो देखिए इसका आंसर आपको लिखना है इन उद्योगों में खनन उद्योगों द्वारा निष्कर्षित माल को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। इन उद्योगों द्वारा निर्मित माल अंतिम उपभोग के लिए या दूसरे उद्योग की प्रक्रिया में काम आता है। और थर्ड में आपको लिखना है तृतीयक या सेवा उद्योग। तो ये वे उद्योग होते हैं जो प्राथमिक तथा द्वितीयक उद्योगों को सहायक सेवाओं सुलभ कराने में संलग्न होते हैं तथा व्यापारिक क्रियाकलापों को संपन्न कराते हैं। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर लिख देना है। ये आपको पूरा आंसर छाप के आना है। आप टॉपर बन के निकलने वाले छात्रों, यकीन मानिए। इसके पश्चात देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक निजी कंपनी को उपलब्ध महत्वपूर्ण सुविधाएं को बताइए। तो एक निजी कंपनी को उपलब्ध महत्वपूर्ण सुविधाएं निम्न प्रकार से होती है। पहला, एक निजी कंपनी का निर्माण केवल 2 सदस्यों द्वारा किया जा सकता है। दूसरा आ जाएगा निजी कंपनी के विवरण जारी करने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि वह अपने अंशों के अभिवादन के लिए जनता को आमंत्रित नहीं कर सकती। इस प्रकार से इसके पश्चात देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक निजी कंपनी न्यूनतम अभिवादन की राशि प्राप्त किए बिना ही अंशों का आवंटन कर सकती है। इसके पश्चात देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आएगा, एक निजी कंपनी एक सम्मेलन का
प्रमाण पत्र प्राप्त करने के साथ ही अपना व्यवसाय प्रारंभ कर सकती है। उसके लिए कंपनी रजिस्ट्रार के से व्यापार करने का प्रमाण लेने की आवश्यकता नहीं होती। इसके पश्चात कोई पॉइंट 5 आपको लिखना है। एक निजी कंपनी में कम से कम 2 निदेशक संचालक होना पर्याप्त माना जाता है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर लिखना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आएगा कि प्रदर्शन द्वारा साझेदार क्या अर्थ है समझाइए। प्रदर्शन द्वारा साझेदार का क्या अर्थ है आपको समझाना है। तो देखिए आंसर आपकी स्क्रीन पर है, पूरा का पूरा आंसर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप लिख लीजिएगा। चलिए आंसर इसका हम देख लेते हैं कुछ इस प्रकार से। प्रदर्शन द्वारा साझेदार, जब कोई व्यक्ति आम जनता में यह प्रचार करे कि वह साझेदार फर्म का साझेदार है परंतु वास्तव में वह ऐसा ना हो तो प्रदर्शन द्वारा साझेदार कहलाता है। ऐसा साझेदार फर्म के ऋणों के भुगतान के लिए उत्तरदायी होता है क्योंकि अन्य व्यक्तियों या पक्षों की दृष्टि में वह साझेदार भी होता है। यदि ऐसा साझेदार अपने उत्तरदायित्व से मुक्त होना चाहता है तो उसे तुरंत अपनी स्थिति का स्पष्ट कर यह बताना होगा कि साझेदार नहीं है। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो देखिए तो इस आधार पर हुई किसी भी प्रकार की हानि के लिए तीसरे पक्ष के लिए प्रति उत्तरदायी होगा। यह आपका प्रदर्शन द्वारा साझेदार का अर्थ है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 में आएगा, इसको आपको अच्छे तैयार करना है। इसके पश्चात देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आएगा कि सार्वजनिक क्षेत्र में आने वाले संगठन कौन कौन से आपको बताने हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में कौन कौन से संगठन आते हैं ये आपको बताना है। तो देखिए आपको कुछ इस तरीके से इसका आंसर लिखना है, मैं आपको बताऊंगा इसका आंसर। तो चलिए इसका पहला पॉइंट हम देख लेते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र में आने वाले संगठन। पहला पॉइंट विभागीय उपक्रम। ये वे उपक्रम होते हैं जिन्हें सरकार के किसी मंत्रालय के एक विभाग के रूप में इस तरीके से स्थापित किया जाता है। ये संबंधित मंत्रालय का ही एक भाग या विस्तार माने जाते हैं। सरकार इन्हीं विभागों के माध्यम से कार्य करती है, ये आपको बता देना है। पहला दूसरा पॉइंट आपको लिखना है वैधानिक नियम। तो वैधानिक निगम ये वे सार्वजनिक उपक्रम होते हैं जिनकी स्थापना संसद या विधानमंडल के विशेष अधिनियम के द्वारा की जाती है। इनके पास एक और जहां सरकारी अधिकार होते हैं वहीं दूसरी ओर निजी उपक्रम के समान परिचालन के पर्याप्त लचीलापन होता है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर इसका आंसर लिख दे रहे हैं, आपके 10वें प्रश्न का आंसर है। तो इसको भी छात्रों पूरा आपको तैयार कर लेना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आपके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपको पूछा जाएगा कि सरकार देश में क्षेत्रीय संतुलन कैसे बनाए रखती है, आपको बताना है। तो आंसर आपको लिखना है कुछ इस प्रकार से। सरकार अपनी पंचवर्षीय योजनाओं में उन क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम स्थापित करती है इस प्रकार से जो औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। देश में औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने के लिए देश के पिछड़े क्षेत्रों में आधारभूत उद्योगों जैसे स्टील संयंत्र आदि की स्थापना करती है। इसके साथ ही क्या हो जाएगा, सरकार द्वारा योजनाबद्ध विकास का मार्ग अपनाया गया। इसका उद्देश्य भी पिछड़े क्षेत्रों का विकास करना है ताकि देश में क्षेत्रीय संतुलन स्थापित किया जा सके। सरकार पिछड़े क्षेत्र में नए उद्यमों को स्थापित करने में प्राथमिकता देती है। ये आपका इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर आपके 11 का। तो इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। चलिए इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको आएगा जीडीआर और एडीआर में क्या अंतर है समझाइए। तो जीडीआर और एडीआर में क्या अंतर है आपको बताना है। देखिए जीडीआर और एडीआर में अंतर, तो पहला पॉइंट लिखना है जीडीआर किसी भारतीय कंपनी द्वारा विदेशी मुद्रा में शेष एकत्रित करने के लिए विदेशों में जारी विलेख है, जबकि एडीआर केवल अमेरिकन नागरिक को ही द्वारा जारी किए जाते हैं। इसके बाद सेकंड पॉइंट लिखना है जीडीआर का किसी विदेशी स्टॉक एक्सचेंज के सूचीकरण कराया जा सकता है एवं उसमें इसका क्रय विक्रय होता है, जबकि एडीआर का यूएसए में के स्टॉक एक्सचेंज में सूचीकरण या विक्रय क्रय नहीं किया जा सकता। ये आपके क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है। इसको भी छात्रों आपको पूरा तैयार कर लेना है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 13 आपका आएगा कि वाणिज्यिक प्रपत्र किसे कहते हैं, इसके लाभ एवं सीमाएं क्या हैं। तो देखिए वाणिज्यिक प्रपत्र क्या होता है, आंसर आपको लिखना है वाणिज्यिक पत्र किसी व्यवहारिक फर्म द्वारा अल्प अवधि के लिए कोष जुटाने के लिए एक गैर जमानती प्रतिज्ञा पत्र होता है। इसे एक फर्म या दूसरी फर्म को, बीमा कंपनी को, पेंशन कोष एवं बैंकों को जारी करती है। क्योंकि यह पूर्णतः असुरक्षित होता है अतः अच्छी साख वाली फर्म में ही इन पत्रों को जारी कर सकती है। वाणिज्यिक पत्रों की अवधि 90 से 364 दिन तक हो सकती है। वाणिज्यिक पत्रों का निगमन भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य क्षेत्रों में आता है। इसके पश्चात इसके लाभ आपको लिखने, तो देखिए लाभ आप देख सकते हैं। पहला पॉइंट है कि गैर जमानती प्रतिबंधित शर्तें वाणिज्यिक पत्र के बिना किसी जमानत को बेचा जाता है, अर्थात यह गैर जमानती होता है और इस पर किसी प्रकार की प्रतिबंधित शर्तें भी नहीं होती। दूसरा लिखना अधिक तरलता, वाणिज्यिक पत्र एक स्वतंत्र रूप से हस्तांतरणीय विलेख होता है अतः इसकी तरलता अधिक होती है। थर्ड लिखना अधिक कोष एवं अन्य स्रोतों की तुलना में वाणिज्यिक पत्रों से अधिक कोष जुटाए जा सकते हैं। इसके लाभ हो जाएंगे ये आपको स्क्रीनशॉट लेना है। इसकी सीमाएं आपको लिखनी है। पहला केवल अच्छी वित्तीय स्थिति या उच्च कोटि की
फर्मों के लिए उपयुक्त वाणिज्यिक पत्र के माध्यम से केवल अच्छी वित्तीय स्थिति एवं उच्च कोटि वाली फर्में जुटाई जा सकती है। नई सोच सामान्य कोटि की फर्में इस स्रोत से धन एकत्रित नहीं कर सकती, इससे सीमाएं हो जाएगी। दूसरा हो जाएगा अतिरिक्त रोकड़ तक सीमित व्यावसायिक फर्मों द्वारा वाणिज्यिक पत्र के माध्यम से जो राशि जुटाई जा सकती है वह किसी भी एक समय पर आपत्तिकर्ताओं के पास उपलब्ध अतिरिक्त रोकड़ हो जाती है। तो ये आपके दो सीमाएं हो जाएगी, ये आंसर आपको लिख देना है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 14, छोटे पैमाने के उद्योग हेतु भारत सरकार द्वारा कौन सी परिभाषा प्रयुक्त की जाती है? तो आंसर आपको लिखना है छोटे पैमाने के उद्योग हेतु भारत सरकार द्वारा प्रयुक्त परिभाषा निर्माणी उपक्रम के संबंध में लघु उद्योग या उपक्रमों के तात्पर्य उन उपक्रमों से है जिनका संयंत्र मशीनरी विनियोग के 25 लाख रुपए के अधिक से हो परंतु 5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं हो। इस प्रकार से सेवाएं प्रदान करने वाले उपक्रमों के संबंध में लघु उद्योग या उपक्रमों कि उन उपक्रमों से है जिनमें उपयोग को नियम 10 लाख से अधिक लेकिन 2 करोड़ से देखिए अधिक नहीं हो। इस प्रकार से आपको छोटे पैमाने के उद्योगों हेतु भारत सरकार ने परिभाषा प्रयुक्त की है। ये आपको क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर लिखना है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 15 है कुटीर उद्योगों की विशेषताएं बताइए। आपको क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जाएगा, इसको भी आपको अच्छे तैयार करना है। देखिए आंसर मैं आपको बता रहा हूं। विशेषताएं, पहली, कुटीर उद्योग व्यक्तियों द्वारा अपने निजी संसाधनों को सीमित संगठित किए जाते हैं। दूसरा पॉइंट, कुटीर उद्योगों में सामान्यतः परिवार के सदस्यों का श्रम तथा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध प्रतिभा का प्रयोग होता है। और थर्ड हो जाएगा कुटीर उद्योगों में सरल उपकरण ही काम में लिए जाते हैं। फोर्थ हो जाएगा इन उद्योगों में पूंजी का निवेश भी कम होता है। इसके बाद देखिए फिफ्थ है कि ये उद्योग अपने परिसरों में सरल उत्पादों का उत्पादन करते हैं। और लास्ट इसका हो जाएगा ये उद्योग स्वदेशी प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके वस्तु का उत्पादन करते हैं। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 15 का आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से छात्रों आपको मैं यहीं तक आंसर प्रोवाइड करवा रहा हूं। यदि आपको फुल पेपर का पीडीएफ चाहिए, इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन चाहिए, मतलब विकल्प, रिक्त स्थान और सारी चीजें आपको चाहिए, तो आपको इसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, क्योंकि यहाँ पूरा पेपर प्रोवाइड करना इलीगल है। तो इस तरीके से छात्रों हमने आपको यहाँ पर फुल पेपर बता दिया, आप किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन कीजिए। जल्दी इसका पीडीएफ आप वहां डाउनलोड कर पाएंगे और पूरा पेपर आप तैयार करके जाइए, टॉपर बन के आइए। इस तरीके से आप पेपर में टॉपर बन सकते हैं और गर्दा उड़ा सकते हैं। सो इस वीडियो को अपने सभी मित्रों के साथ अवश्य शेयर करना है ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।